हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 8th चैप्टर को, जिसका नाम है हेरिडिटरी। हमने पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है बच्चे, जो सिमिलर होता है बट वो सडनली कुछ पार्ट्स में डिफरेंट भी होता है, मन्यूट से उसमें डिफरेंस भी होते हैं। जो अमाउंट ऑफ वेरिएशंस होती हैं वो देखें तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है बच्चे। जो वेरिएशंस है वो मैक्सिमम हमें बट किस में दिखती होती है बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम बात करें जैसे कि आपके पास एक ले लो, कोई एनिमल ले लो, ह्यूमन बींग्स में हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उस केस में जो वेरिएशंस आती हैं वो ज्यादा विजिबल होती हैं। अदर देन अगर आप ले लो शुगर केन में आपको जो वेरिएशंस आएंगी नए इंडिविजुअल में वो बहुत ही ज्यादा कम दिखेंगी। अब नेक्स्ट, जो ये वेरिएशंस दिखती हैं हमें, ये एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस होती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी को दिखाया हुआ है, आपको बेसिकली एक ओरिजिनली एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ वेरिएशंस जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन बनी तो उसमें आप देखो ज्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। तो ऐसी जो वेरिएशंस है आगे के आगे रिप्रोडक्शन में एक्यूमुलेट होती हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी है। हमें कहते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कि हम क्या है कुछ चीजें अपने प्रीवियस जो जनरेशन है वहां से एक्वायर करके लेके आते हैं। जैसे हमारा जो कॉमन बेसिक डिजाइन है उसे, बट उसमें सडनली कुछ चेंजेस आते हैं एक नई जनरेशन में। इसी से ही जो हमारी इन नई जनरेशन है जब वो आगे रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो आगे वाली जनरेशन है कुछ वो करेक्टर तो इनहेरेंट करते हैं, और कुछ जो है नए डिफरेंसेस वो भी अपने पुराने पेरेंट्स से लेके आते हैं। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज आएंगे, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में चेंज आएंगे ही आएंगे। अब कहते अगर हम 8.1 फिगर में देखें, अगर सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि एक बैक्टीरिया, उसने रिप्रोड्यूस किया, दो बैक्टीरिया बने, दो से चार बैक्टीरिया बने, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हमें दिखते हैं, बट इनमें माइनर डिफरेंस भी हमें दिख रहा है एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में आते हुए। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ इनएक्यूरेसी आ रही है डीएनए की कॉपिंग में। बट वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमें पता है कि वेरिएशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स से अपने खुद के फीचर्स देख लो, बहुत डिफरेंस है ना। फिर भी कुछ करेक्टर्स है ना जो आपके पेरेंट्स से आप लेके आते हो, उनको हम कहते हैं इनहेरेंट, जो अपने पेरेंट्स से लेके आते हो। बट जो कुछ आप में चेंजेस है, कहते हैं ना आपके पापा की जैसे आपकी शक्ल, आपकी मम्मा की जैसी शक्ल है, फिर भी एक यूनिक शक्ल है अपनी। वो जो यूनिक शक्ल है वो वेरिएशन के कारण है। जो करेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं वो इनहेरेंट होके आ रहे हैं। ये चीज है बच्चे। उसके बाद कहते हैं क्या ये जितनी भी वेरिएशंस है ये क्या इक्वली जो चांस है सर्वाइवल का इन्वायरमेंट में दे पाती है स्पीसीज को? बच्चे नहीं। जो हम कहते हैं डिपेंडेंसी है वेरिएशन की, वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल की। डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस पे, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया जो है अगर वो हाई हीट वेव्स पे सरवाइव कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपने आप में कुछ वेरिएंट्स ले आए हैं, एवोल्यूशनरी कुछ प्रोसेसेस आ चुके हैं उनमें। वैसे कुछ नेक्स्ट टॉपिक है फिर, द नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में इन्होंने कहा, कहते हैं हमें पता है रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होता है उसमें एक से दूसरी जनरेशन बनती है जिनका जो डिजाइन होता है वो सिमिलर होता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ट्रेड्स कुछ करेक्टर्स जो है वो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा इनहेरेंट ट्रेड्स के बारे में बात की है। कहते हैं अगर आप देखो कि कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट अगर हम देखें जो चाइल्ड है उनमें जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स जैसे ही होते हैं। मतलब वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते। बट ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर देखें तो उसमें हमें पता लगता है कि बहुत ग्रेट डील्स ऑफ वेरिएशंस है। जैसे कि आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 8.1, इसमें आपको कहा है कि अपने क्लास के सभी बच्चों के कान देखने हैं। तो ना मोस्टली जो पॉपुलेशन में हमारे कान दिखते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ए एंड बी। जो ए होता है इसमें जो लूब है ये
ये जो है अटैच नहीं होता प्रॉपर स्किन के साथ, पर नीचे वाले में ये प्रॉपरली अटैच होता है। तो ह्यूमन में ये टू टाइप्स के जो लोब्स हैं, इनके वेरिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं हमें मेच्योरिटी में। उसके बाद नेक्स्ट है रूल्स फॉर द इनहेरेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। कहते हैं जो ये रूल्स हैं कि कैसे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं, फादर और मदर दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अपने चाइल्ड को प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के ही ट्रेड्स इन्फ्लुएंस करते हैं आगे बच्चे में जो वेरिएशंस आएंगी इस चीज को। अब अगर मैं बात करूं तो मेंडलीव ने भी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है। उन्होंने मेन रूल्स भी दिए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी इंटरेस्टिंग वे में और फॉर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी बहुत चीजें जस्टिफाई की है, जो कि अभी हम इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं कि काफी सालों बाद भी ये एक्सपेरिमेंटली यूज में आ रहे हैं। अगर नींद नहीं आई आप सो सकते हो, क्योंकि मेरे को तो अभी टाइम लगना है, मैं तो 12 बजे तक सोऊंगी। एक घंटा लग जाएगा अभी तो मेरे को काम करते। अब यहाँ पे जॉर्ज जॉन मेंडल के बारे में बात की है। कहते हैं इन्होंने मोनेस्ट्री में स्टडी की थी। वो अपनी साइंस की स्टडी और मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेन्यू में गए थे, बट वहां पे वो एक एग्जाम में फेल हो गए थे, जिसके कारण वहां पे वो टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं ले पाए। बट इस चीज ने उनका जो साइंटिफिक रिसर्चेज है उनमें इंटरेस्ट नहीं खोने दिया। उन्होंने क्या किया, वो दोबारा से अपनी मोनेस्ट्री में आए, वहां पे उन्होंने पी ग्रो करना शुरू कर दिया। उनके जो करेक्टर्स हैं पी के, उन्होंने बहुत ध्यान से देखे। बट मैनलीव की जो नॉलेज है ना साइंस और मैथमेटिक्स की, और उसके अलावा जो है उन्होंने एक एक करेक्टर, इंडिविजुअल करेक्टर को बड़े अच्छे हर जनरेशन में देखा, और उसी की हेल्प से उन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब कहते जो मैंडलीव है उन्होंने विजुअल करेक्टर्स लिए थे पीस के, जैसे कि कोई राउंड सीड है, कोई रिंकल सीड है, कोई टोल है, शॉर्ट है, व्हाइट है, वॉयलेट फ्लावर है। इस टाइप के उन्होंने करेक्टर्स देखे थे जो विजुअली हमारे लिए पास हों। ऐसी पी प्लांट में डिफरेंट करेक्टर्स, जैसे टॉल प्लांट है कि शॉर्ट प्लांट्स हैं, और उसके बाद उनको प्रोजनी जो प्रोड्यूस कर रही है क्रॉस करने के बाद, उसके बाद परसेंटेज देखी कितने टॉल दिख रहे हैं, कितने शॉर्ट दिख रहे हैं बच्चे। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे बात करूं तो अगर फर्स्ट जैसे ना इन्होंने 3 जनरेशन देखी, एक साइड पे इन्होंने क्या किया, टॉल पेरेंट, एक साइड पे मैनलीव ने कैसे किया। पहले ना इन्होंने ट्रेड्स लिए, ट्रेड्स जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास एक टॉल प्लांट है, एक हमारे पास शॉर्ट प्लांट है। दोनों की तरफ से एक एक जीन आएगा, एक जीन इसका आया तो टी ये आ गया, एक जीन इसका आया। तो मतलब कि एक पेरेंट ये था, एक पेरेंट ये था, जो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन बनाई है वो हमारे पास आ गई है ये। अब बच्चे, आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर कैपिटल में लिखा हो तो ये डोमिनेंट करेक्टर वाले होते हैं, अगर स्मॉल लेटर में लिखा हो तो ये रिसेसिव करेक्टर वाले। जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, जो आपको विजिबल दिखेगा, मतलब कि एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, जो आपको फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट दिखेगा बच्चे, ये आपको दिखेगा टॉल। फिर मेंटली बड़ा कंफ्यूज हुआ कि करेक्टर तो दोनों के आने चाहिए थे, बट ये तो एक के। फिर इसने क्या किया, ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की थी इसको ही दोबारा से क्रॉस पोलिनेशन कर दी, मतलब इसको ही दोबारा से क्रॉस पॉलिनेट किया। तो यहाँ पे टी और यहाँ पे टी लिख दो, एक टी यहाँ पे, एक टी यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, जो नए पी प्लांट्स ग्रो हुए, मतलब आपने क्या करना है, ये टी को इस टी के साथ मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ पे लिखेगा, फिर इस टी को इस टी के साथ करोगे यहाँ पे, इस टी को इस टी के साथ किया यहाँ पे, और फाइनली ये स्मॉल टी। तो उसने क्या देखा कि 3:1 में आ रहा है, मतलब 3 तो हमारे पास टॉल ट्रीज आ रहे हैं और एक शॉर्ट आ रहा है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट करेक्टर्स आते होते हैं, सेकंड जनरेशन में पॉसिबिलिटीज होती है कि मदर एंड फादर दोनों के करेक्टर्स पॉसिबली विजिबलाइज हो जाए। समझ आई बच्चे बात। और इसी को ही फर्दर इन्होंने ये कहा कि ये अगर आप देखो तो ओवरऑल विजिबल करेक्टर्स ही है, बट जो अगर बट हम ट्रेड्स को अगर इनके इन डिटेल पढ़े तो ये करेक्टर्स 1:2
रेशियो 1 में। इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीटली टॉल होगा, बाकी दो जो है उनमें जो नेचर है वो दोनों के कैरेक्टर्स हैं, और थर्ड जो है हमारे पास लास्ट में जो बचा वो ये वाला है। समझ आई बच्ची बात? ये चीज है, इन्होंने अब यही यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे। लुड़ता चली चल। अब ऐसे ही इन्होंने क्या कहा, कहते अब क्या करो आप पी प्लांट लो और उसके अब दो करेक्टर्स ले लो, दो करेक्टर्स को लेके फिर उनकी ब्रीडिंग कराओ। पहले इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग करेक्टर्स वाले फ्लावर्स थे, इनको लिया, पहले इनकी ब्रीडिंग करवाई। ठीक है बच्चे, जो आगे जनरेशन बनी वो फर्स्ट जनरेशन जो बनेगी वो डोमिनेंट करेक्टर वाली बनेगी बच्चे। उसके बाद इसी की ही सेल्फ पोलिनेशन करवा दी, तो आप देखोगे हमेशा 3:1 में होगा। अब यही फिर इन्होंने कहा जब आप दो करेक्टर्स ले रहे हो तो एक जो डोमिनेंट ट्रेट है उसमें एक तो टॉल ले लो और राउंड सीड ले लो। वही आप क्या करो, अब दूसरा जो करेक्टर लेना है वो रिंकल्ड और येलो ले लो। आप अब जब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, जैसे इन्होंने कहा है दो करेक्टर्स लेने हैं, दो करेक्टर्स कैसे, जैसे आर और आर, राउंड एंड ग्रीन, और एक करेक्टर है मेरे पास रिंकल्ड एंड येलो। तो इनमें से एक एक ट्रेड पहले तो आप हम निकाल लेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और इस साइड से स्मॉल आर कैपिटल वाई, इनके ट्रेड्स निकल रहे बच्चे। ये ट्रेड्स इनकी फर्स्ट जनरेशन में जाएंगे बाय क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने क्या कहा था बच्चे, अगर इनकी आप मीटिंग करोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जनरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, राउंड एंड येलो, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर ही दिखते होते हैं। बट अब इसी की ही हमने करवा देनी है सेल्फ पोलिनेशन। अब इसी की हमने करवा देनी है बच्चे सेल्फ पोलिनेशन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे प्रॉपरली। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। तो अब आर के आर साथ मिला तो ये कैपिटल आर, फिर ये आर और ये स्मॉल आर, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर इस आर और इस वाई को लेंगे तो आर वाई, और फाइनली ये इन दोनों को लोगे तो आर। अब इन दोनों को करो यार तो आर आर, इनको किया तो आर आर, ये यहाँ पे आर यहाँ पे वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, फाइनली यहाँ पे ये वाला आर और यहाँ पे ये वाई, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल वाई। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, बेसिकली बच्चे इसमें हम करेक्टर्स देख रहे हैं कि हमारे पास जो जनरेशन नेक्स्ट आएगी उसमें कौन कौन सा। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, हम इन्हीं की करेक्टर्स, जो ये डोमिनेंट करेक्टर है और ये वाला, इनको ही सेल्फ पोलिनेट करेंगे, मतलब इनको ही डबल कर दो, जो ये है ना यही डबल डबल ले ली। अब इनकी सेल्फ पोलिनेशन करोगे तो ऊपर हमारे पास ये दो करेक्टर्स हैं, इनको लिख लोगे आप, ये रे, और एक साइड पे इन्हीं के साथ हम सेल्फ पोलिनेट करें। फिर क्या करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर वाई कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, उसको लिख दिया, फिर इस वाले कैरेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं। जब आप ऐसे करोगे ना यहाँ पे, अब जो रेशियो आएगी बच्चे, जो ये रेशियो आ रही है, ये आ रही है 9:, 3:3:1। जो 9 रेशियो है ये डोमिनेंट करेक्टर वाली होगी, मतलब राउंड एंड, ये डोमिनेंट करेक्टर वाली होगी मतलब राउंड एंड येलो। वही जो ये 3:3 है, ये कौन सी होगी, जो हमारे पेरेंट सेल थे ना उनकी,
और जो एक बचा बच्चे ये होगा रिसेसिव नेचर वाले, जो सबसे कम होते हैं, ये भी हमें शो हो सकते हैं F2 जनरेशन में। अब इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं। हमें पता है जो सेलुलर डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे सेल में। कहते हैं डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जीन्स की फॉर्म में। अब कहते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे करेक्टर्स को कैसे कंट्रोल में लाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम टॉलनेस एक करेक्टरिस्टिक की बात करें, जो प्लांट्स है उनमें एक हार्मोन होता है जो को ग्रोथ को ट्रिगर करता है। प्लांट्स की जो हाइट है वो डिपेंड करती है कि वो प्लांट का हार्मोन कितना है। अगर जितना अमाउंट ऑफ वो हार्मोन होगा उतनी उनकी एफिशिएंसी होगी, वो इतने ही बड़े हो सकते हैं। कंसीडर हम ये कह सकते हैं कि इस केस में एंजाइम ने है इंपॉर्टेंट रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे हमारा जो प्लांट है वो टोल हो पाया। वही अगर मैं बात करूं उस एंजाइम का जो जीन है, सपोज करो वो चेंज हो गया, अल्टर हो गया, अब वो एंजाइम लेस इफेक्टिव हो गया, तो अब वो हार्मोन कम रिलीज होगा। अगर वो हार्मोन कम रिलीज होगा तो प्लांट की हेड क्या रह जाएगी बच्चे, शॉर्ट रह जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीन्स हैं वही हमारे कैरेक्टर्स को और ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो मेंडलीव ने एक्सपेरिमेंट दिया उसने जो डिस्कशन किया वो प्रॉपरली करेक्ट है। उसने ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हमने प्रोजेनिस में देखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कहते हैं अगर हम बात करें तो पेरेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ट्रेड्स क्या करेक्टर्स आएंगे हमारी प्रोजेनी में। पेरेंट्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं सेम जीन्स की कॉपिंग में। और इसके बाद अगर हम कह सके जैसे पी प्लांट है, पी प्लांट्स में 2 सेट्स ऑफ जीन्स थे, वो पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन में जा रहे थे। इस मैकेनिज्म को काम करने के लिए हर जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स मतलब ये एक पेरेंट सेल था, यहाँ से ये एक ये हमारे पास एक पेरेंट सेल था, यहाँ से एक जीन आया, एक जीन यहाँ से आया, फिर इन्होंने मेड की यहाँ से एक फर्स्ट जनरेशन है। तो इसी के बारे में बात करें, कहते हैं जो ये जीन्स हैं यही जो है जरूरी होते हैं एक जीन सेट्स को प्रॉपरली बनाने के लिए। और इसमें यही लिखा है, कहते हैं ये जितने भी जर्म सेल्स होते हैं ये होने ही चाहिए। अगर हमने दो मिनट कहते हैं, और जो जितने भी हमारे पास ये जर्म सेल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे ये जर्म सेल्स है, ये जर्म सेल्स, इनमें कहते हैं सिर्फ एक सेट्स ऑफ जीन्स ही होते हैं बच्चे, ये जो ही है। समझ आई बात। फिर इन्होंने लिखा है कि अगर मैं बात करूं जो जर्म सेल्स हैं वो सिंगल सेट ऑफ जीन्स बना रहे हैं, मतलब कि नॉर्मली, और वो दो कॉपिंग कर रहे हैं अपने सेल में अदर देन अदर पार्ट जो है उनके सेल के। तो उस केस में जो प्रोजनी है वो इनहेरेंट कर देते हैं एक कंप्लीट सेट्स ऑफ जीन्स को अपने पेरेंट्स में से। अब अगर मैं बात करूं ये क्यों हो पा रहा है, जैसे हमारे पास करेक्टर था, एक था राउंड और ग्रीन, ये जब लिंक करते हैं ये एक जैसे कि इन्होंने बात की है, जैसे दो करेक्टर थे, एक राउंड और एक था उनका, जैसे कि इन्होंने बात की है दो करेक्टर्स की, एक तो इनकी शेप, दूसरा इनका कलर। कहते हैं ये हमेशा लिंक्ड होते हैं, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली वे इंडिपेंडेंटली इनहेरेंट नहीं हो सकते। इस ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे कैसे कि हमारे जो जीन्स के सेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो एक
इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। कहते हैं जितने भी हमारे जीन सेट्स होते हैं ये कभी भी एक लॉन्ग थ्रेड जो है डीएनए के उस फॉर्म में नहीं होते, बट ये इंडिपेंडेंट पीसेस में हमें मिलते हैं और उस हर पीस को हम कहते हैं क्रोमोसोम। जितने भी हमारे सेल्स हैं वो दो कॉपीज बनाते हैं क्रोमोसोम की। एक पेरेंट, एक मेल में से बनती है, एक किस में बनता है, फीमेल पेरेंट में से। और ये जितने भी जर्म सेल्स हैं ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम को लेते हैं, उनका पेयर अप करते हैं, वो चाहे मदर साइड से हो या फिर फादर साइड से हो। ये जितने भी ये दो जर्म सेल्स हमने लिए हैं इनकी कॉम्बिनेशन होती है। ये क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो इनको रिस्टोर रखते हैं। इनको रिस्टोर करते हैं तो हमारे डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो एक स्पीसीज में मेंटेन रहती है। इसी मैकेनिज्म के कारण जो है इनहेरिटेंस का लॉ मेंडली अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर पाया बाय यूजिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ये, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये सिमिलर रूल्स फॉलो होते हैं इनहेरिटेंस के। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्स डिटर्मिनेशन की, बच्चे हैं, आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे हम कह देते हैं कि बहुत सुना होगा कि इसने तो लड़की की गलती है, इसने तो लड़का पैदा कर दिया, सॉरी इस लड़के पे तो खुशी होता है, लड़की पैदा करती है वगैरह। मैं सही बताऊं, जो लड़के में जीन्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, जो लड़की में जीन्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। मतलब कि अगर एक्स एक्स जीन आए तो उस केस में हमेशा गर्ल होगी, अगर एक्स वाई जीन आए तो उस केस में बॉय होता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन करते होते हैं तो वो बॉय से पता लगता होता है। जब अब मैं जीन्स की बात करूं, एक एक्स जीन है इसका, एक वाई, एक ये एक्स जीन है, एक ये एक्स जीन। अगर एक्स के साथ एक्स जुड़ेगा तो इससे जो बनेगी वो बनेगी गर्ल। बट अगर बॉय के वाई जीन्स के साथ, अगर बट अगर बॉय के वाई जीन के साथ एक्स जीन गर्ल का लगा तो उस केस में जो आगे रिप्रोड्यूस होगा वो बॉय होगा। तो आगे जनरेशन का क्या करेक्टर्स होंगे, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, बॉय पे डिपेंड करता है, ना कि गर्ल पे। समझ आई बात अच्छी। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कहते कि यहाँ पे कहते कहते हमारे पास जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाती हैं इन्वायरमेंटल कॉजेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि कहते हैं कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो टेम्परेचर देखते होते हैं, टेम्परेचर से उनके जो एग्स है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिससे वो डिटरमाइन कर लेते होते हैं कि उसमें जो उनका एग है वो मेल है कि फीमेल है। वैसे ही कुछ एनिमल्स है जैसे स्नेक, वो इंडिविजुअली, एक इंडिविजुअल जो है अपना सेक्स चेंज कर सकता है, जिसके कारण हम उसके सेक्स के अकॉर्डिंग उसका जेनिटल डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। वही ह्यूमन बींग्स में हम कह सकते हैं जेनेटिकली हम उनको प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। जीन्स जो है वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट में से, बॉय होगा कि गर्ल, ये हम देख सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली। वो कैसे, कहते हैं इस फैक्ट को हमने एक्सप्लेन करना है। हमें पता है कि जो ह्यूमन के क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर अप नहीं होते हैं। ह्यूमन के क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटर्नल और पैटर्नल दोनों कॉपी होते हैं, मतलब 22 पेयर दोनों में ही होते हैं। उनमें से बट एक पेयर जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो जो होता है वो हमेशा परफेक्ट पेयर में नहीं होता है। वुमेन्स के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है और जो हमारे मेल है उनके पास होता है एक्स वाई। अब हाफ जो है वो बॉय, अगर भाई मैंने ब्लर का तो दिख रहा है सब कुछ। अब कहते हैं जो जितने भी बच्चे होते हैं वो मदर साइड से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, बट अगर मैं बात करूं कि अगर हमने देखना है कि वो बच्चे का सेक्स क्या है तो वो फादर से ही इनहेरिट होता है। अगर तो बच्चे को एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो वो गर्ल होगी, अगर वाई क्रोमोसोम मिलेगा तो वो एक बॉय होगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन दिस लेट मी नो That's all for today. Thank you for watching. Let me know in the comment section if you want any special chapter video from my side. Till then, bye bye. Good night.